हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुरापाषाण कालीन जो इतिहास है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज बात करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने मैप के माध्यम से बात करी थी, लेकिन आज उन्हीं जो हमने मैप से संबंधित स्थलों को पढ़ा था और यहाँ पर आज थोड़ा उसको हम ये नोट्स के रूप में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी जो मुख्य जो हमको यहाँ पे पुरापाषाण काल में जो फैक्ट मिलते हैं उन फैक्टों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग डली हुई है, कृषि और पशुपालन, और इसके अलावा शिकारी और संग्रहकर्ता, प्रातात्विक परिप्रेक्ष्य, यानी इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक जो पुरापाषाण युग है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था, ये पुरापाषाण युग। तो जो हमारा पुरापाषाण है इसको हम पुरापाषाण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यानी जो पुरापाषाण संस्कृति है, जो इसका उदय जो है ये अभिनूतन युग में हुआ था। और अभिनूतन युग उसको बोला जाता है जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व का समय था। यह एक भू वैज्ञानिक काल था जिसमें हिम युग अपने अंतिम चरण में था। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसमें हिम युग की बात आ रही है, तो हिम युग से मतलब है कि जब पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई तो उस वक्त सबसे पहले पृथ्वी पर पूरे बर्फ से ढकी हुई थी पृथ्वी। धीरे धीरे ये हिम युग एक कुछ लाख वर्षों तक चला और उसके बाद से इस पर जो हिम था या बर्फ थी वो कम होनी शुरू हुई। तो जब हिम युग अपना अंतिम चरण में था तो उसी समय क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे पुरापाषाण संस्कृति का उदय माना जाता है, क्योंकि उस समय जब हिम युग अपने अंतिम चरण पर था तो उस के बाद ही ये इस पृथ्वी पे अन्य जीव जंतु की उत्पत्ति मानी जाती है। और उत्पत्ति होने के बाद ही यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पुरापाषाण संस्कृति है इसका उदय होता है। और पुरापाषाण, जैसे यहाँ पे पुरापाषाण है, ये पुरा से मतलब होता है पुरा, पुरा का मतलब होता है पुराना, पुराने से मतलब होता है इसका, यानी सबसे पुराना जो होता है उसे पुरा बोलते हैं या पुराना बोलते हैं। और इसके अलावा जो पाषाण होता है, पाषाण से मतलब यहाँ पे जो पाषाण है, पाषाण का मतलब यहाँ पे पत्थर से संबंधित है, यानी सबसे पुराना पत्थर से संबंधित है, यानी पुरापाषाण मतलब सबसे पुराने पत्थर। और ये जो पुरापाषाण युग है इसका अध्ययन हम पत्थरों के आधार पर ही इस युग का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें पूर्ण रूप से लिखित जानकारी हमें यहाँ पे नहीं मिलती है इस युग की। जैसे कि आगे हम चल के देखते हैं तो वहाँ पे इतिहास को हम लिखित रूप में पढ़ते हैं, इसके अलावा अभिलेखों के रूप में यहाँ पे हमको देखने मिलता है, शिलालेखों के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। तो कई रूप, कई प्रमाण हमको, कई साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और इसके अलावा अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का, और इसके अलावा यात्रा वृत्तांत मिलते हैं, तो उनके आधार पर हम आगे का इतिहास को एक्सप्लेन करते हैं, यानी इतिहास को पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा पुरापाषाण युग है इसको कोई लिखित रूप में कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता है इसका। तो इसके लिए ही जो पुरापाषाण काल है इसको हम पत्थरों का अध्ययन करते हैं इसमें। और बेसिकली वो जो पत्थर हैं उसमें सभी पत्थरों का अध्ययन नहीं किया जाता है। उस समय क्या होता है, जब पुरापाषाण युग की शुरुआत होती है तो मनुष्य पूर्ण रूप से क्या था, प्रकृति पर निर्भर था और वो जानवरों का शिकार करता था। इसके अलावा कंदमूल फल वो खाया करता था उस समय। तो जब कंदमूल फल और शिकार करने के साथ ही मनुष्य का धीरे धीरे मानसिक विकास भी होना शुरू होता है और उस शिकार को काटने और इसके अलावा कई अन्य चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य ने पत्थरों से संबंधित जो भी उसमें औजार बनाने शुरू करे। तो वो औजार सारे पत्थरों से संबंधित थे और पत्थरों से ही बने हमको आज इसमें औजार मिले हुए हैं। तो उन्हीं औजारों का अध्ययन करते हैं। तो पुरापाषाण युग जो है इसलिए ही इसको पुरापाषाण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पत्थर से बने हुए औजारों का ही अध्ययन करा जाता है। तो हम आगे चलते हैं, इसमें पुरापाषाण युग को समझते हैं आगे। पुरापाषाण युग जो है इसको 3 आधारों पर इसका अध्ययन किया जाता है और 3 आधारों में इसके औजारों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले इसमें पुरापाषाण संस्कृति को 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाता है इसमें निम्न पुरापाषाण, यानी निम्न पुरापाषाण, इसमें हम अध्ययन करते हैं हाथ की कुल्हाड़ी, दक्षिणी काटने के औजार हैं। ये हाथ की कुल्हाड़ी है, इसको हैंड एक्स भी बोला जाता है और इन्हीं का हम इसमें निम्न पुरापाषाण काल में अध्ययन करते हैं। आगे हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। और दूसरा इसमें हम करते हैं अध्ययन जो
वो मध्य पुरापाषाण युग के रूप में इसको जाना जाता है। और मध्य पुरापाषाण काल युग जो है इसमें युगीन मतलब उद्योग से काटने के औजार, यानी कुछ उद्योग भी इसमें विकसित हुए थे। और उद्योग से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम जैसे वर्तमान में हम देखते हैं उद्योगों की स्थिति, इस प्रकार का उद्योग से संबंधित नहीं है, उसी समय के हिसाब से उद्योग बोला गया है। और अगला आता है हमारा उच्च पुरापाषाण युग, और इसकी विशेषता क्या है, इसमें तक्षिणी और खुरचनी हमको देखने को मिलती है, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल क्या था इसको समझते हैं। निम्न का मतलब होता है, जो निम्न से मतलब है इसमें जो सबसे नीचे वाला काल था उसको निम्न प्रापाषाण काल बोल दिया गया है। और निम्न प्रापाषाण काल की शुरुआत होती है 50,000 ईस्वी पूर्व पहले से लेके 5 लाख ईसा पूर्व से पहले से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से पहले का जो समय था वहाँ से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक का समय को हम निम्न पाषाण काल में रखते हैं। और इस पाषाण काल की जो निम्न प्रापाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है, इसमें मानव मूलतः क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। यानी ये क्वार्टरजाइट जो पत्थर हैं, ये पत्थरों से मनुष्य क्या करता था, औजारों का निर्माण करता था। और इन उपकरणों को भी हमने यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया है निम्न प्रापाषाण काल के औजारों को। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे चॉपर या चॉपिंग। इसके अलावा इसको पेबुल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चॉपर और चॉपिंग का मतलब यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चॉपर और चॉपिंग जो लिखा गया है, इसका चॉपर का मतलब होता है कि चॉपिंग से मतलब होता है, जैसे हम किसी चीज़ को काटते हैं, आज की डेट में सब्जी काटते हैं तो उसको चॉप करते हैं, प्याज को चॉप करते हैं। उसी प्रकार के लिए हमें प्याज को चॉप करने के लिए औजार की ज़रूरत होती है, चाकू की ज़रूरत होती है। तो ये जो चॉपर और चॉपिंग से मतलब है, जो औजार थे उस टाइम के वो किस प्रकार के थे, उसी को हम यहाँ पे इसमें समझेंगे। तो इसका अर्थ होता है काटने के औजार से संबंधित है ये जो संस्कृति है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि चॉपर या चॉपिंग संस्कृति जो है ये कौन से पाषाण काल में आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कर देंगे इसमें कि निम्न प्रापाषाण काल में जो है ये चॉपर या चॉपिंग संस्कृति आती है, और इसमें काटने के औजार से संबंधित थी। और ये जो चॉपर और चॉपिंग संस्कृति है ये सोहन नदी घाटी पंजाब में स्थित है। यहाँ से हमको कुछ औजार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है तो उसको यहाँ पे कुछ औजार मिले। ये सोहन नदी घाटी है पंजाब में, तो सोहन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है कि सोहन संस्कृति कहाँ स्थित है। ये पंजाब में स्थित है, सोहन नदी घाटी के घाटी में, और यहाँ से हमें कुछ औजार मिले हुए हैं। और दूसरा, ये निम्न पुरापाषाण काल को हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो ये हैंड एक्स का मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी। और हैंड एक्स ये हाथ की कुल्हाड़ी है, एक प्रकार की कुल्हाड़ी मिली पत्थर से बनी हुई, तो इसी वजह से इसको हैंड एक्स संस्कृति का नाम दे दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि हैंड एक्स संस्कृति कौन से पुरापाषाण काल में आती है। तो यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल में इसका समय आ जाता है। और निम्न पुरापाषाण काल जो इसका समय है ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो निम्न पुरापाषाण काल में आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें सर्वप्रथम मद्रास यानी चेन्नई में साउथ इंडिया में एक स्थान है, वहाँ पे बादाम दुरई तथा अतिरमपक्कम ये 2 स्थान हैं, से मद्रास संस्कृति भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ औजार मिले, इसमें एक हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी मिली। तो इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, हैंड एक्स संस्कृति के नाम से इसका नामकरण कर दिया। आगे इसमें नोट में एक बात लिखी गई है, सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण जो है इस काल में हमें कहाँ मिलता है, चीन में मिलता है। यानी जो निम्न पूर्वाषाण काल है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इसमें हमको जो सर्वप्रथम आग के जो प्रयोग का हमें प्रमाण मिलता है वो चीन की में एक गुफा है, उसका नाम है चाओ जू कोजियन। ये चाओ जू कोजियन जो गुफा है ये चीन में पाई गई है, और यहाँ पे हमको सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये जो प्रमाण मिले ये सिद्ध नहीं करते हैं कि यहाँ से नियमित रूप से आग का प्रयोग होने लगा था, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ये प्रमाण मिलता है कि सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने जो था उसका प्रमाण कहाँ मिला हमें, चाओ जू कोजियन गुफा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये पूछा जा सकता है कभी। तो आगे हम बात करते हैं कुछ नोट पे। इसमें हमारा अगला नोट आ जाता है रॉबर्ट ब्रसफुट। 1863 में इन्होंने मद्रास के पल्लवरम से क्या किया, एक हैंड एक्स प्राप्त की। यानी जो ये रॉबर्ट ब्रसफुट है, ये 1863 में भारत में इन्होंने ये मतलब पुरापाषाण काल की सर्वे कर रहे थे एक प्रकार से। तो ये मद्रास का जो पल्लवरम है वहाँ पे इन्हें एक हैंड एक्स प्राप्त होती है। यानी मद्रास के पल्लवरम से इनको एक हाथ से
इसकी कुल्हाड़ी मिलती है और वो कुल्हाड़ी पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी है। तो ये 1863 में इनको प्राप्त होती है, कहाँ से? पल्लोरम मद्रास से। आगे आरंभिक जो पुरापाषाण युग के स्थल हैं वो पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सोहन या सोहन नदी घाटी में स्थित है या पाए गए हैं। यानी जो आरंभिक पुरापाषाण काल है यानी निम्न पुरापाषाण काल, ये पंजाब के सोहन नदी घाटी में स्थित है और ज़्यादातर स्थल इसके कहाँ पे? पाकिस्तान में ही मौजूद है वर्तमान में, क्योंकि उस समय तो ये पाकिस्तान भारत में ही हुआ करता था और वर्तमान ये भारत से अलग है। आगे यहाँ पर आरंभिक पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं ये उत्तर प्रदेश से भी हमको कुछ औजार यहाँ पे प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्ज़ापुर, वहाँ से जो मिर्ज़ापुर में एक बेलन घाटी है, वहाँ पर पाए गए हैं कुछ आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार। और इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि आरंभिक पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं ये निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त होते हैं? तो इसमें मिर्ज़ापुर जिला है, यहाँ पर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ भी हमें कुछ पुरापाषाण कालीन औजार देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे जो अगला हमारा इसमें प्रश्न है महत्वपूर्ण में जो फैक्ट है वो आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका गुफा है, ये काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है, हमारे पुरापाषाण कालीन गुफा है। तो ये हमें यहाँ पे शैलाश्रय देखने को मिलते हैं, यानी इस गुफा के अंदर जो पत्थर है उन पत्थरों पे बहुत अच्छी सुंदर वहाँ पे चित्रकारी करी गई है मनुष्य के द्वारा। तो ये हमें लगभग 1 लाख ईसा पूर्व पहले के जो ये चित्र बने हुए हैं इस गुफा में, तो इसी वजह से इसको निम्न प्रापाषाण काल का समय का माना जाता है। तो आगे मध्य प्रदेश जो है मध्य नर्मदा है, नर्मदा घाटी, यानी मध्य नर्मदा घाटी हथनौरा यहाँ पे एक स्थान है। हथनौरा होशंगाबाद, यानी मानव की यहाँ पे खोपड़ी मिली हुई है। और ये मध्य नर्मदा घाटी में जो होशंगाबाद है यानी हथनौरा जो स्थान है वहाँ पे हमें मानव की खोपड़ी मिली हुई है और ये भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। यानी जो एक खोपड़ी मिली यहाँ पे हथनौरा में, ये भारत का एकमात्र जीवाश्म है जो पुरापाषाण कालीन मनुष्य की खोपड़ी है। ये एकमात्र ऐसा कंकाल है जो यहाँ पे मतलब भारत में मिला। और ये कहाँ से मिला? होशंगाबाद यानी हथनौरा से मिला। ये मध्य नर्मदा घाटी में हमको प्राप्त होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो अगले हमने निम्न पुरापाषाण काल की बात करी, अब हम अगली जो बात करने जा रहे हैं उसमें मध्य पुरापाषाण काल की बात करेंगे। और मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है वो है हमारा 50,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक का समय हमें इस मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। और मध्य पुरापाषाण काल में भी हम औजारों को ही अध्ययन करेंगे। और क्योंकि जो हमारा निम्न पुरापाषाण काल है उसमें बने हुए औजार थोड़ा अलग किस्म के थे और जो मध्य पुरापाषाण काल है ये थोड़ा सा और अलग बदल जाते हैं, इसमें औजारों को बनाने का तरीका बदल जाता है थोड़ा। वो सीख जाते हैं, यानी जब पहले मनुष्य ने औजार बनाने शुरू किए तो उस समय उतने कहा जा सकता है कि उतने सही तरीके से उसने उस औजार को नहीं बना पाया, लेकिन जब बाद में उसको काफ़ी टाइम हो गया उसको औजारों को बनाते बनाते, तो उन औजारों की बनावट में भी काफ़ी बदलाव आने लग गया। तो इसी वजह से हमने इसको 3 भागों में विभक्त कर दिया है। इस पुरापाषाण काल को पढ़ने के लिए हमने, यानी इसका अध्ययन करने के लिए औजारों को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो ये मध्य पुरापाषाण काल का समय पे हम बात कर चुके हैं। आगे में हम औजार जो इसमें होते हैं, इसमें जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट और पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है औजार बनाने में। जैसे कि हमें निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग करने देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें औजार बनाने के लिए जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट और इसके अलावा इन पत्थरों का प्रयोग किया गया है औजार बनाने के लिए मध्य पुरापाषाण काल में। इसमें और एक मुख्य रूप से एक फलक उपकरण हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसको फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है इस मध्य पुरापाषाण काल को। फलक, इसके अलावा वेदिनी, छेदिनी और खुरचनी, ये 4 मुख्य रूप से यहाँ पे औजार हमको देखने को मिलते हैं इस मध्य पुरापाषाण काल में। इन 4 औजारों का ही अध्ययन इसमें किया जाता है इस मध्य पुरापाषाण काल में और इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल में ही मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया इस मध्य पुरापाषाण काल में, तो इसके भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? फैक्ट हो जाता है। आगे जो है इसमें हमें मध्य पुरापाषाण काल में एक और चीज़ मिलती है, इसमें श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा था, यानी जो मनुष्य थे उन्होंने श्रृंगार साधनों का प्रयोग करना इसमें प्रारंभ कर दिया था मध्य पुरापाषाण काल में। ये भी हमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये क्योंकि एक प्रश्न हमारे बन जाते हैं। अगला जो हमारा तीसरा पार्ट इसका आ जाता है पुरापाषाण काल का, वो आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल। और ये उच्च पुरापाषाण काल का जो समय है 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसको हम
उच्च प्रापाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं और उच्च प्रापाषाण काल का भी अध्ययन हम पत्थरों के बने हुए औजारों के आधार पर ही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें उपकरण जो हमको देखने को मिलते हैं वो ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त औजार इसमें देखने को मिलते हैं। यानी जिस प्रकार से हमें औजार हमें ये पुरापाषाण निम्न पुरापाषाण में देखने को मिलते हैं और उच्च मध्य में मिलते हैं, उस प्रकार के नहीं थे। ये काफ़ी डेवलप औजार हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काफ़ी धारदार ये ब्लेड की तरह तेज औजार हमको इस उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य सीख चुका था औजारों को बनाना। आगे इसमें चकमक उद्योग की स्थापना का भी हमें साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय इस उच्च पुरापाषाण काल में ही माना जाता है। जो वर्तमान मनुष्य हम लोग हैं, जो इतना डेवलप कर चुका है आज, तो इस मनुष्य का उदय भी किसमें माना जाता है? उच्च प्रापाषाण काल में ही इसका उदय माना जाता है। और चकमक उद्योग का जो स्टार्ट माना जाता है, यानी शुरुआत मानी जाती है, वो भी उच्च प्रापाषाण काल में ही मानी जाती है। आगे हम कुछ स्थलों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो कुछ स्थल हैं यहाँ पर पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है मिर्जापुर। ये सोन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में, और बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेवासा चिरकी, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ चिरकी से हमें हस्त कुल्हाड़ी और खुरचनी और वेदक यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ आता है हमारा डिडवाना बुद्ध पुष्कर, ये राजस्थान में है। और इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ है, हथनौरा है, इलाहाबाद है। इसके अलावा मिदानपुर है, सिंह भूमि है उत्तर प्रदेश में। हुसंगी, कुमौल, रेनीगुंटा, पल्लवरम, अतिरमपक्कम और गुडियाम, ये सारे ही स्थल हमारे क्या हैं? पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ये हमारे पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो ये यहाँ पे हमने बात करी इनके बारे में, और कुछ बात हम थोड़ा इसके आगे इसके बारे में भी कर लेते हैं। जो पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ जो थी उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उसको थोड़ा हम मैप से समझते हैं आगे। जो पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ हैं उसको हम थोड़ा मैप मानचित्र के माध्यम से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके आगे ये रहा हमारा मानचित्र, और इस मानचित्र में हम समझेंगे कि किस प्रकार से पुरापाषाण कालीन जो स्थल थे उनको यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पुरापाषाण कालीन जो बस्तियाँ थी, ये हम कश्मीर से लेके बात करते हैं इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीर है, ये कश्मीर वाला एरिया जो है, यहाँ पे कई सारी नदियों का उद्गम यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। और इन नदियों का जो उद्गम है, इस नदियों में कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पहाड़ियाँ, यानी ये दक्षिण पश्चिम है यहाँ पर पीर पंजाल पहाड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं। इन पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में हिमालय से घिरी हुई हमें ये एरिया हमें हिमालय से घिरा हुआ मिलता है। तो यहाँ कुछ नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। तो इन नदी घाटियों में पानी की पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यहाँ पे मानव बस्तियाँ यहाँ पे उस समय देखने को मिलती है हमें। कश्मीर में जो लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। यानी ये यहाँ कश्मीर में एक लिद्दर नदी है, वहाँ से हमें एक हाथ की कुल्हाड़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा सोहन घाटी में हमें हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार मिले हुए हैं। अडियाल, बलवाल और चौंटारा जैसी महत्वपूर्ण पुरापाषाण बस्तियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं इस एरिया में। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। अब यूनी नदी आ जाती है हमारे इसी के नीचे, हमारा अगला आ जाता है राजस्थान। ये बुद्ध पुष्कर आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी स्थलों की बात करी थी, डिडवाना, बुद्ध पुष्कर, ये जो एरिया है ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है। और ये राजस्थान वाले एरिया में हमें क्या जो बस्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है पुरापाषाण कालीन, इसके आसपास हमें कई पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ देखने को मिलती है इस राजस्थान के आसपास में। इसमें अरावली क्षेत्र में भी कुछ देखने को मिलती है। चित्तौड़गढ़ है इसमें। ये गंभीर गंभीर नदी घाटी में भी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो है, वहाँ पे हमको कुछ पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ देखने को मिलती है। कोटा है, इसके अलावा ये कोटा जो है चंबल नदी घाटी के किनारे पे हमको कुछ बस्तियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये बेराज नदी घाटी है यहाँ पे। इसके अलावा चंबल नदी घाटी है, यहाँ पुरापाषाण कालीन कई प्रकार के हमें औजार मिलते हैं, जैसे कि इसमें खुरचनी हो गई, खुरचनी हो गई और वेदक हो गए। खुरचनी यानी कोई खोदने वाले औजार, और इसके अलावा वेदक हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे है, इसी के नीचे आ जाता है गुजरात, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है। ये गुजरात वाला एरिया है पूरा। इस गुजरात में हमको कुछ साबर नदी जो साबरमती नदी है, इसके अलावा माही नदी है, इनकी सहायक नदियों के आसपास में कुछ पुरापाषाण युग के औजार पाए मिलते हैं। साबरमती जो नदी है ये अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नीचे खंबात की खाड़ी है। तो यहाँ हमें क्या होता है,
जो साबरमती नदी है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसके सौराष्ट्र में भद्दर नदी है। इसके अलावा जो पहले पुराना नाम इसका सौराष्ट्र था, तो यहाँ पे अभी हमारा क्या होती है, भद्दर नदी है। इसके आसपास पुरापाषाण युग के अनेक हमें क्या मिलते हैं, औजार मिले हैं। जैसे इसमें कुल्हाड़ियाँ मिली हुई है, हमें कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। इसके अलावा हम कुल्हाड़ियों के अलावा खुरचनी मिली है। खुरचनी के अलावा काटने के कुछ औजार मिले हैं, बेदक है, खुरचनी है, हाथ की कुल्हाड़ी है और काटने के औजार है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नीचे नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी के जो आसपास के जो यहाँ यहाँ ये मैकाल पर्वत से निकलती है। जो नर्मदा नदी है ये मैकाल पर्वत से निकलकर जो नर्मदा नदी ये खंबात की खाड़ी में, ये भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है नर्मदा नदी। कहाँ से, मैकाल मैकाल पर्वत से निकलकर। तो इस नर्मदा के समतल जो एरिया है वहाँ पर पुरापाषाण युग के अनेक औजार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें भी कुल्हाड़ियाँ हो गई, इसके अलावा चीरने के औजार हो गए। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ मध्य प्रदेश में जो बीच में भीमबेटका आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। ये भीमबेटका जो है यहाँ पे एल्यूशियन संस्कृति के औजार हमें मिलते हैं, और ये इनका उपयोग जो है वो लोग करते थे। एल्यूशियन संस्कृति भी इसको बोला जाता है, भीमबेटका के आसपास का जो एरिया है। किंतु वहाँ पर बाद में मध्य पुरापाषाण युगीन संस्कृति का भी आगमन माना जाता है यहाँ पे भीमबेटका के आसपास। इसके अलावा ताप्ती नदी है, ठीक नर्मदा के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर ताप्ती नदी यहाँ पे से आ रही है। तो ये जो ताप्ती नदी है, इसके अलावा गोदावरी है यहाँ पे नीचे, ताप्ती, गोदावरी, ये नदियाँ जो हैं इनके, इसके अलावा कृष्णा नदी है। इन नदियों के आसपास भी हमें कई पुरापाषाण युगीन बस्तियाँ देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में नवासा है, ये जो नेवासा है महाराष्ट्र में है। इसके ये भी एक पुरापाषाण कालीन बस्ती है। इसके अलावा चिरकी है, इसी के नीचे चिरकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेवासा के नीचे, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बेधक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा खुजनी और मिट्टी तोड़ने के औजार यहाँ पे हमको मिलते हैं। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली और शिकारपुर पुरापाषाण युग के अन्य प्रमुख बस्तियाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी भारत को आप देख सकते हैं, और पूर्वी भारत में रोरो नदी और सिंह भूमि, यहाँ पे सिंह भूमि आप देख सकते हैं। सिंह भूमि ये बिहार जो हमारा ये है, ये बिहार वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है। ये सिंह भूमि, और यहाँ उत्तर प्रदेश से ये बेलन घाटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई हमें पुरापाषाण कालीन क्या दिखते हैं, बस्तियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये हाथ की एक कुल्हाड़ियाँ काटने के औजार और पत्थर आदि पाए गए हैं इस सिंह भूमि में। उड़ीसा में बेतरजी नदी और ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा में भी हमें कई पुरापाषाण कालीन औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मालप्रभा, घाटप्रभा और कृष्णा की सहायक ये नदियाँ हैं। ये जो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ये मालप्रभा, घाटप्रभा, तो ये हमें क्या, इन नदियों के आसपास भी हमें कई पुरापाषाण कालीन बस्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ होगी, और ये जो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ थे, हैंड एक्स। और तमिलनाडु में पल्लर, पेनियार और कावेरी में भी हमें कई पुरापाषाण युगीन क्या मिलते हैं, नदियाँ यहाँ पे देखने को। नदियों के आसपास कई सारे हमें बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, और कई प्रकार के औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, ये पल्लवरम हो गया, तिरम पक्कम हो गया, गुड़ियाम हो गया। ये 1863 में यहाँ सर्वप्रथम रॉबर्ट बुश फुट ने मद्रास के निकट से प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो इसका हमने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पुरापाषाण कालीन स्थलों से मैंने वो वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो पुरापाषाण कालीन संबंधी कुछ जानकारियाँ थी, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मध्य पुरापाषाण कालीन स्थलों के बारे में और उससे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।